ईरान और इजराइल अमेरिका की वॉर का असर अभी हमें कुकिंग गैस पर दिख रहा है, लेकिन अगर ये वॉर लंबी चली तो हो सकता है कि कल इसका असर आपकी थाली पर भी पड़े। मैं समझाता हूँ कैसे। चाहे अनाज उगाना हो, सब्जियां उगानी हो या फल, फर्टिलाइजर उसमें बड़ी भूमिका निभाता है। और देश में जो फर्टिलाइजर यूज होते हैं उसमें 55% हिस्सा यूरिया का होता है, जो इंडिया खुद भी बनाता है और इम्पोर्ट भी करता है। जैसे 2024-25 में इंपोर्टेड यूरिया का 75% वेस्ट एशिया के देशों जैसे ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया से आया था। वहीं देश में यूरिया बनाने के लिए हम लिक्विड नेचुरल गैस यानी एलएनजी भी इंपोर्ट करते हैं। अब देश को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूरिया का डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ाया गया, कुछ 6 से 7 मिलियन टन। लेकिन इससे एलएनजी के इंपोर्ट्स भी बढ़ गए। जहां फर्टिलाइजर इंडस्ट्री 2019 में लगभग 55% गैस इंपोर्टेड एलएनजी से लेती थी, वहीं आंकड़ा आज 86% हो चुका है। इंडिया का लगभग 60% एलएनजी इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। ईरान ने इसे अब ब्लॉक किया हुआ है, जिसका मतलब यूरिया बनाने के लिए जो देश में नेचुरल गैस की जरूरत है उस पर असर पड़ रहा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, क्योंकि किसानों को यूरिया महंगा ना पड़े इसलिए सरकार उस पर सब्सिडी देती है, जो एक काफी बड़ी रकम होती है। ऐसे में वॉर के कारण अगर एलएनजी महंगी होगी तो उसका बिल भी सीधा सरकार को भरना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 2025-26 में सिर्फ यूरिया की फर्टिलाइजर सब्सिडी पर लगभग 12.7 बिलियन यूएस डॉलर्स या 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का एस्टीमेट है। लेकिन जहां एलपीजी की सप्लाई को लेकर मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है, वहीं फर्टिलाइजर स्टॉक्स को लेकर उतनी बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि सरकार का दावा है कि इस वक्त इंडिया के पास लगभग 5.5 मिलियन टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है। और क्योंकि खरीफ सीजन जून में शुरू होता है, तब तक इंडिया अपने फर्टिलाइजर स्टॉक्स को मैनेज कर सकता है, इंपोर्ट करने के नए जरिए ढूंढ सकता है। लेकिन अगर ये कन्फ्लिक्ट लंबी खिंचती है तो इसका असर सरकारी खर्चे और आपकी थाली दोनों पर पड़ सकता है।